नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, जहां पर वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और ये विपक्ष के उन सभी नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई ने कहा है कि कानून हमारे सामने, हम इस पर फैसला सुनाएंगे, और इसी के साथ उन्होंने इस पर रोक लगाने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। तो किस तरीके की दलीलें दी गई, क्या कुछ है, पूरा माजरा विस्तार से जारी है। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर 70 याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट मसूदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बहस की। वक्फ कानून पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया और उन्होंने इस मामले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कल भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चलने वाली है। सीजेआई ने पहले कहा कि हम अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की है उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं हो। कलेक्टर कार्यवाही जारी कर सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को भी होगी। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। उधर केंद्र सरकार को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित इस कानून को गिराएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला कोर्ट में है और फैसला यही होगा। वहीं आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर बहस की। मौलाना अरशद मदी ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करता है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है। मुसलमान अपने धार्मिक मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बिल का फायदा उठाकर सांप्रदायिक ताकतें देश की शांति और एकता को नुकसान पहुंचा सकती है। ये कानून ऐसे समय लाया गया जब पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि वे अंतरिम आदेश जारी करने जा रही है। सीजेआई ने कहा कि हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की है उसे गैर वक्फ नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। कल भी मामले की सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ सीआर सुन्नी थे, अब सभी संप्रदाय के लोगों को इसमें जगह मिलेगी। सरकार के वकील तुषार मेहता ने साफ कहा वह कभी भी निलंबित है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि उपयोग बंद हो जाएगा। ये राजस्व कार्रवाई है और अगर कोई प्रतिकूल कब्जा करना चाहता है तो वे उपाय की मांग कर सकते हैं। सीजेआई ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से पूछा, यदि आप उस रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या आप गैर हिंदुओं को भी हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें शुरू की और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं, ये जेपीसी द्वारा विचार विमर्श के बाद आया है। उन्होंने 98 लाख से ज्यादा ज्ञापनों पर विस्तृत चर्चा की। ऐसी मेहता ने एक नए वक्फ कानून का बचाव किया। वही अभिषेक मनु सिंघवी के बाद कुछ और याचिकाकर्ताओं ने कानून पर रोक की मांग की, जिस पर सीजेआई ने कहा कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। सीजेआई ने कहा बस हो गया, अब हमें मौका दीजिए कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधित कानून पर रोक की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये केस इसका नहीं कि किस किस याचिका को हाईकोर्ट भेजा जाए। नए कानून के प्रावधान तत्काल के प्रभावी हो गए हैं, इन पर स्टे लगाया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि ये पूरी तरह से सरकारी टेक ओवर है। सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा धारा 36 आप उपयोगकर्ता द्वारा
बनाए गए हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि ये मेरी अपनी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ, मैं पंजीकरण नहीं करना चाहता हूँ। सीजीआई ने कहा पंजीकरण करने में आखिर क्या समस्या है। सिब्बल ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, ये मेरे धर्म का भिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई। सिब्बल ने कहा कि समस्या ये है कि वे कहेंगे यदि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया है तो वे डीडी मांगेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो वकील मौजूद थे उन्होंने भी बताया है। क्या कुछ कहना वकीलों का, जरा जहां का मैं 27 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं, यहां उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ बहुत जल्दी सुनवाई लगाई, जैसा जनरली नहीं सुनवाई हो पाती, लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं, सवाल हैं लोगों के। वैसे तो ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लोकसभा द्वारा पास हो चुका, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पास हो चुका। आदरणीय जगदम्बिका पाल ने इसमें बहुत बड़ी कमेटी बना के उसका पूरी चर्चा की, सबके सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई, अन्य राज्यों ने भी मोहर लगाई। वेस्ट बंगाल की अपनी हमारी बहन ममता दीदी जी उससे कुछ नाराज हैं, उनकी आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति और ऐसे कुछ लोगों की जिनकी भी आपत्ति है, आपत्ति तो होगी, यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। कोई कहेगा इसमें कुछ गलत है, कोई कहेगा सही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बहुमत से पास किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ जो शिकायतें थी उनको दूर कर रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है, और जो भी परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, जो भी फैसले आएंगे वो अच्छे होंगे। हमारी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना और ये अपनानी चाहिए। देश में शांति रहना चाहिए, अमन चैन रहना चाहिए। इस तरह की जैसी ममता दीदी ने भाषा का प्रयोग किया, ये संवैधानिक भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कहीं से भी उचित नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहिए हम सर्वोच्च न्यायालय आएंगे, आप कहती हैं पार्टी बन के आती, हमारे और भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, इस्लाम को मानने वाले भारी मात्रा में आए हुए, वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो कह सकते, लेकिन ऐसे कहना और जो वेस्ट बंगाल में दंगे हो रहे हैं वो उचित नहीं है। बांग्लादेश अलग है, वेस्ट बंगाल हमारा अपना है, बचा हुआ है, उसमें हमारे अपने लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहते हैं। यहाँ गंगा जमनी सभ्यता रहनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जिस निर्माती सभा के सदस्य रहे उसका संविधान लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, महामहिम राष्ट्रपति जी की, लोकसभा राज्यसभा की भी गरिमा होनी चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, उसने चर्चा पे भाग नहीं लिया, उन्होंने नहीं बोला। उनकी बहुत प्रिय बहन, हमारी बहन प्रियंका गांधी नई सांसद बनी, लोकसभा में होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, वो नहीं थी वहाँ, वो विदेश में थी। इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा सही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो आपत्ति है, कुछ लोगों का जो विरोध है, वो विरोध जायज हो सकता है उनका, उसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर। देखिए, अब हमारे पर्सनल की सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ठीक है, या तो पहले ठीक था या तो बाद। अब सुनवाई के दौरान मैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार का सम्मानित मेंबर हूं कि जब ऑनरेबल कोर्ट सुनवाई उस पर कर रही हो फिर मैं कोई ओपिनियन दे दूं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, फिर वो उचित नहीं रहता। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि यहाँ जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी।
साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो जैसे कि आपने वकीलों के बयान सुने हैं, तो वहीं इस मामले पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगाने से मना कर दिया है, इस मामले को लेकर आपको बता दें कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर है खालिद रशीद फिरंगी, उनका भी बयान सामने है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसमें जो बहस हुई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई है। और ये सब बातें जानने के बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे। तो इससे और भी ये उम्मीद जाहिर हुई है कि मुल्क के आर्टिकल 25 और 26 ने जो हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी है और जो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट का हक और इख्तियार दिया है वो रिस्टोर होगा और बाकी रहेगा। और जो कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्त प्रॉपर्टीज ऑलरेडी नोटिफाइड हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाए। और उसी के साथ साथ ये भी एक कीमती ऑब्जर्वेशन है कि अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स तमाम मेंबर्स बोर्ड में मुस्लिम ही होने चाहिए। लिहाजा हम लोग ये समझते हैं कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आए वो इन्हीं लाइंस पर आए जिससे कि हम लोगों का जो मजहबी इख्तियारात हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम है वो बाकी रहे। तो जैसे कि आपने सारे बयान सुन लिए हैं और तमाम आपको जो पूरा मामला हमने विस्तार से बताया है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।